Namaste, Jai Shri Krishna. So today we are going to start the solution of mega test, July month, subject biology, question number 91. So start from question number 91. The question is largest isolated single cell. Largest isolated single cell. So here there are four different options. First one, sperm of ostrich. Second, human RBC cell. So here, human RBC cell around which are around 7 micrometer size. PPLO, it's the smallest cell. Now, egg of ostrich, it's a around size is around 3 to 6 inch with or without with cover. Okay. यानी diameter of the egg of ostrich is around 3 to 6 inch, and sperm of ostrich is a small size of the egg of compared to egg of an ostrich. So here the answer it is C, the egg of an ostrich. Okay. Second one, 92. It is also called as a suicidal bag. Which of the organelles is a suicidal bag? So here lysosome, mesosome. Lysosome, it's a suicidal bag. Lysosome, it is a suicidal bag. So how can we say that lysosome it's a suicidal bag? Because lysosome which get which having a various enzymes. Lysosome which having various enzymes. Enzymes like hydrolytic enzymes. So if the cell get aged or damaged, if the cell get aged or damaged, okay, then the hydrolytic enzyme means lysozyme gets self duplicate. लाइसोजाइम खुद से क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी डिग्रेड हो जाएगा. डिप्लीकेशन ऑफ लाइसोजाइम. सो ये एंजाइम्स रिलीज हो गए सेल में. ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, पीएच इंक्रीज होने की वजह से, यानी एसिडिक पीएच की वजह से वो क्या करेंगे, अदर सेल ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे. यानी खुद सेल जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय. खुद से ही सेल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय. इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा है, सुसाइडल बैग. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल. सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स. तो लाइसोजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है. ओनली अ लाइसोसोम इट्स अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. लाइसोसोम जो है सिर्फ वो ही, लाइसोसोम जो है वो ही क्या होगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. Lysosome, it's a membrane-bound cell organelle. Membrane-bound cell organelle. और मेम्ब्रेन क्या होगी, सिंगल. ठीक है. सो लाइसोसोम इट्स अ सिंगल membrane organelle which having a various hydrolytic enzymes, and these lysozyme are getting synthesized or formed by packaging of Golgi बॉडी. यानी पैकेजिंग ऑफ गोल्गी बॉडी के टाइम पर ये लाइसोसाइम जो है वो, प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 94, द इनर मेम्ब्रेन the inner membrane of mitochondria inner membrane of mitochondria is called cristae. Inner membrane of mitochondria is called cristae. So inner membrane of mitochondria, यहाँ पे mitochondria जो है वो डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है. आउटर मेम्ब्रेन्स क्या होगी, कंप्लीटली, बट इनर मेम्ब्रेन जो है, ये इनर मेम्ब्रेन इनसाइड क्या होती है, तो इट्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इनर साइड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, प्रेजेंट. सो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है. इस वजह से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पार्ट जो होगा वो लार्ज बनेगा. तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनियस, इनर मेम्ब्रेन जो होगी माइटोकॉन्ड्रिया के, इसको कहा जाएगा क्रिस्टी. इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, क्रिस्टी. तो 94 में आंसर आएगा डी, दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, which of the following is a functional unit of a body? which of the following which of the following is a functional unit of the body? यानी माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, साइटोप्लाज्म दिया है, स्प्लीन दिया है और सेल दिया है. तो यहाँ पे तो फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी कहा है. तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होगा, सेल. यहाँ पे आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, फंक्शनल बॉडी. which of the following is a functional unit of a body? तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल हुई, साइटोप्लाज्म जो स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या हुआ, ऑर्गेनल्स हुई. साइटोप्लाज्म क्या होगा, तो साइटोप्लाज्म इट्स अ मैट्रिक्स जो प्रोवाइड करता है स्पेस. माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, सेल cytoplasm which provides space for various metabolic unit, various metabolic function. So functional unit of the body क्या बनेगा, फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी बनता है साइटोप्लाज्म. हाँ, अगर आपको ये पूछा है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या बनता है, सी, यानी सेल. बट यहाँ पे फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी पूछा है तो आंसर में आएगा बी, बॉम्बे, साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, सेल वॉल शो. यहाँ पे सेल वॉल के लिए बताया है कि सेल वॉल विच शो, सेल वॉल विच व्हाट शोइंग. तो देखिए सेल जो है, सेल के सराउंडिंग सेल वॉल प्रेजेंट होती है. यहाँ पे परमिएबिलिटी क्वेश्चन जो है ना, किसके बेस पर पूछा है वो देखते हैं कि सेल वॉल इट्स अ सेमी परमिएबल, कंप्लीट परमिएबल, इम्परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल. तो बेटा आपको पता है यहाँ पे कि सेल वॉल जो है ना ये रिजिड स्ट्रक्चर है. सेल वॉल को हम नॉन लिविंग पार्ट में कंसीडर करते हैं. सेल वॉल इट्स अ रिजिड नॉन लिविंग पार्ट जो सेल को प्रोवाइड करता है एक तो शेप, सेकंड वो कोलैप्स और ब्रेक होने से उसको प्रोटेक्ट करता है. और अगर परमिएबिलिटी की बात की जाए तो सेल वॉल जो है, सराउंडिंग सेल जो सेल वॉल होगी वो किसी भी चीज़ की, यानी कोई भी पार्टिकल बाहर से अंदर और अंदर से बाहर इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है. यानी माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल जो होगा वो क्या होता है, परमिएबल. यानी आप सेल वॉल को कंप्लीटली परमिएबल बोल सकते हो. सेल वॉल इट्स अ, क्वेश्चन नंबर 96 में आंसर आएगा कंप्लीटली परमिएबिलिटी.
in a cell wall which so completely permeable. 97. The pattern of microtubule. 97. The pattern of microtubule organization in centriole. तो सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट क्या होगी? पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन इन सेंट्रियोल. तो सेंट्रियोल में सराउंडिंग पार्ट यानी पेरीफेरी, पेरीफेरी में क्या प्रेजेंट होता है? तो 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट है, 9 पेरीफेरी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है. ठीक है, यानी 9 प्लस सेंट्रल पार्ट जो है, सेंट्रल पार्ट में सेंट्रल हब प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन से बना है. ठीक है, अगर सीलिया फेसिला की बात करते हैं तो सेंटर में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है. कितनी? 2. बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सेंट्रियोल के लिए पूछा है. क्वेश्चन जो है वो सेंट्रियोल के लिए है, इसलिए सेंटर पार्ट में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होती है. तो एक्सोनेमी बनता है 9 प्लस 0. ठीक है, तो सेंट्रियोल के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स का? 9 प्लस 0. आंसर आएगा ए, अहमदाबाद. नेक्स्ट वन. द क्रोमोप्लास्ट हैव. नेक्स्ट क्वेश्चन 98. द क्रोमोप्लास्ट हैव. Chromoplast, it's a color pigments, right? Chromoplast, it's a plastid. क्रोमोप्लास्ट जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो है प्लास्टिड. क्रोमोप्लास्ट क्या हो गए? प्लास्टिड, जो क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं. कलर प्रोवाइड किसको करते हैं? तो फ्लावर को. फ्लावर में जो पेटल है, आप फ्लावर ऑब्जर्व करते हो तो फ्लावर के जो पेटल्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है. जैसे कि रोज है तो रोज में फ्लावर कलर है पिंक. धतूरा है तो फ्लावर कलर वायोलेट या रेड. वैसे ही गुलबाज है तो येलो कलर. ये सारे ही कलर पेटल्स के जो प्रोवाइड करता है कौन है? प्लास्टिड. ऑल्सो आप फ्रूट ले लीजिए तो फ्रूट के सराउंडिंग जो आउटर एनवेलप होती है, एपिकार्प जिसको कहा जाता है, ये एपिकार्प का कलर भी कौन प्रोवाइड करता है? प्लास्टिड. कौन सा? तो क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट में रेड टू ऑरेंज यानी रेड, येलो एंड ऑरेंज तीनों ही वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं जो जेंथोफिल की वजह से. तो क्वेश्चन नंबर 98 में आंसर आएगा डी, दिल्ली. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99. द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बेसल बॉडी रिजेंबल. बेसल बॉडी, तो यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, आपके माइंड में हिंट होनी चाहिए कि बेसल बॉडी आपने कहाँ पे पढ़ा था, बेसल बॉडी का नाम कहाँ पे आपने सुना है. तो बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये हमने फ्लेजेला में देखा था, शायद आपको याद हो तो. ये फ्लेजेलर मेम्ब्रेन जो होगी, फ्लेजेला में सबसे बाहर की तरफ क्या है? तो बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स है. ग्लाइकोकैलिक्स के तुरंत बाद क्या होगा? तो ग्लाइकोकैलिक्स के तुरंत नीचे यहाँ पे सेल वॉल है और इनसाइड द सेल वॉल what will be present? So inside the cell wall, here it is plasma membrane is present, right? Now in between them ये फ्लेजेलर बॉडी जो है ये कुछ इस तरह से क्या हुई है? अरेंज. जो लॉन्ग होलो फिलामेंट यानी आउट एक्सटेंशन जो है बाहर की तरफ, एक्सटेंशन ऑफ सेल क्या बनेगा? तो ये है लॉन्ग फिलामेंटस पार्ट जिसको कहेंगे फिलामेंट.
ठीक है, ये जो रीजन है इसको कहा जाएगा हुक, और ये जो एंड पार्ट है, ये जो लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट को कहा जाएगा बेसल बॉडी। लोअर पार्ट को क्या कहा जाएगा? बेसल बॉडी। सो ultrastructure the resemble the basal body resembles flagella. 99 answer is B, Bombay. Question number 100. All virus are non consider not consider, बेटा यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, वायरस आर नॉट कंसिडर एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एज वी नो, वायरस का जो स्ट्रक्चर है, वायरस की जो बॉडी है वो तो क्या है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। वायरस किससे बना है? तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से बना है। वायरस इट्स द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नाउ तो इसको हम एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि वायरस आर नॉट कंसिडर एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रीजन, virus are merely nucleoprotein particle and lack cytoplasm and metabolic machinery। तो वायरस का जो स्ट्रक्चर है इट्स अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, प्रोटीनियस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। दे डोंट हैव cytoplasmic material or other machinery। Virus which only present a genetic material in the form of DNA or RNA. Most of the virus which getting RNA as a genetic material. So RNA it's a nucleoprotein particle. Okay, तो assertion भी सही दिया है और रीजन जो है it is also right. Second, it's a correct explanation of assertion. So यहाँ पे ऑप्शन में दोनों ही स्टेटमेंट सही है। A is the A and R. Assertion and reason both are correct. R is the correct explanation of A. So here it is answer is A, Ahmedabad. Now question number 101. Question number 101. All the cell assertion, it's a all cell organelle except ribozyme. All cell organelle except ribozyme are surrounded by biomembrane, which means inside the cell जो भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है इनके सराउंडिंग बायोमेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट रिबोजाइम। रिबोजाइम इट्स अ नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल्स, so that's why they do not contain any membrane particle. Reason, so statement it is a right. Reason, the biomembrane allow the flow of selected particle. Biomembrane surrounded by the cell organelle, the membrane are present which called biomembrane allow the flow of selected material across them as required from time to टाइम, यानी सिलेक्टिव मटेरियल को ही वो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर ट्रांसफर करने देगा, यानी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, सो द आंसर इज ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 101 आंसर इज गेटिंग ए, अहमदाबाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। यहाँ पे एसर्शन एंड रीजन है, सिल्डन
Sleeden and Swan were the first to observe the cell and put forward cell theory. Sleeden and Swan were the first to observe the cell. स्लीडन एंड स्वॉन ने फर्स्ट क्या किया होगा, सेल को ऑब्जर्व किया है एंड पुट फॉरवर्ड द सेल थियरी. तो सेल जो है, सेल थियरी का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इंडिपेंडेंटली सेल जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इट इज पॉसिबल. सेकंड, all the cell which perform a certain metabolic activity, it is also true. Also, organism which made up of cell and their organelles. ओके, जो सेल थियरी का बेसिक कंसेप्ट है. तो यहाँ पे स्लीडन एंड स्वॉन फर्स्ट टू ऑब्जर्व सेल, पहले सेल को ऑब्जर्व किया फिर उन्होंने उसको सेल थियरी में रखा है, यानी पूरे सेल्यूलर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद वो सेल थियरी के लिए सुटेबल है या नहीं वो चेक किया. सेकंड, एसर्शन करेक्ट हुआ बट द सेल आर ऑलवेज लिविंग यूनिट. ऑब्वियस थिंग, ये सेल जो है वो आर ऑलवेज लिविंग यूनिट्स. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों ही सही है बट रीजन जो है वो स्टेटमेंट को यानी असर्शन को प्रूव नहीं कर रहा. दैट्स वाई, इसीलिए आंसर जो है वो यहाँ पे आएगा बी, बॉम्बे. 102 आंसर में आएगा बी, बॉम्बे. नेक्स्ट वन 10. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10. द कंसेप्ट ऑफ omnicellular The concept of omnicellular is cellular. The concept of omnicellular is cellular. Regarding cell division was first proposed by Rudolf Virchow. 103 question. The cell theory was proposed by रिगार्डिंग सेल डिवीजन, यानी जो भी पोस्टुलेटेड फॉर्म में परफॉर्म किया है वो कौन हो गए, रुडोल्फ विर्शो इन अराउंड 1837. तो आंसर में है बी, बॉम्बे. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 103. नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज 104. Which of the following statement is not correct? Which of the following statement is not correct? So first statement, lysozyme are formed by the process of packaging. Lysozyme are formed by the process of packaging in endoplasmic reticulum. Lysozyme are formed by process of packaging in the endoplasmic reticulum. तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पैकेजिंग से लाइसोजाइम नहीं बनता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह पर यहाँ पे क्या आएगा, गोल्गी बॉडी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह पे यहाँ पे आएगा गोल्गी बॉडी. तो 104 में आंसर इज ए, अहमदाबाद. आप अदर ऑप्शन एक बार चेक कर सकते हो. लाइसोजाइम हैव नंबरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. करेक्ट, लाइसोजाइम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है और सारे ही एंजाइम्स जो है वो एक्टिव अंडर द एसिडिक पीएच अराउंड 5. Lysosomes are membrane bound structures.
Lysosomes are membrane bound structures, करेक्ट, सिंगल मेम्ब्रेन जहाँ पे बाउंड होगी। तो क्वेश्चन नंबर 104 में आंसर क्या रहेगा? ए अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 105, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का है। कॉनकेवनालिन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉनकेवनालिन ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो लेक्टिन्स। secondary metabolites which which is a secondary metabolites concavenaline, it's a lectins। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, which of the following pair of organelle which of the following pair of organelle which does not contain DNA, which of the following pair which does not contain DNA? Answer 106, A. Nucleus and mitochondria. First one, A. Nucleus and mitochondria. So nucleus and mitochondria दोनों के पास क्या होता है? DNA. Mitochondria also contain mitochondrial DNA. Chloroplast and vacuole. Chloroplasts have DNA, but lysosome or vacuoles which does not have own DNA. So 106 answer is D. Delhi. 107, which is the important site of formation? Glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cell. Which is the important site of glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cell? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? गोल्गी बॉडी, क्योंकि गोल्गी बॉडी में पैकेजिंग के टाइम पर क्या फॉर्म होता है? तो गोल्गी बॉडी में जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी के जो न्यूक्लियस के नज़दीक में जो एंड होगा वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो प्रोटीन जो है वो सिस्टर्नी के यानी गोल्गी बॉडी के सिस्टर्नी पार्ट से अंदर एंटर होगा। वहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन होगी, केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। देन आफ्टर द अपोजिट एंड ऑफ द सिस्टर्नी वो क्या होगा? बाहर की तरफ एक्सक्लूड होगा पार्टिकल के फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में। तो आंसर क्या आएगा? बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 108, which of the following is an incorrect statement? Which of the following is an incorrect statement? First, the perinuclear space form a barrier between the material. Which of the following is an incorrect statement? The perinuclear space form a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. Second, nuclear pore act as passage for protein and RNA molecule in the both direction. सही है। Mature sieve tube, elements possess a conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelles। तो देखिए मैच्योर सीव ट्यूब जो होगी वो प्लांट सेल के अंदर, उसमें न्यूक्लियस जो होता है ये न्यूक्लियस उसमें क्या होगा? एब्सेंट। ठीक है। तो 108 में
आपको आंसर देखना है तो क्या रहेगा सी, क्योंकि माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। माइक्रोबॉडीज जो है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होगा। 108 में आंसर रहेगा सी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 109। when the centromere is situated when the centromere is situated in the middle of the two centromere is situated in the middle of two equal arm of chromosome, यानी सेंट्रोमियर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो सेंट्रोमियर लोकेटेड है सेंटर में। दोनों ही आर्म पी आर्म एंड क्यू आर्म जो है दोनों ही क्या है, तो सेम लेंथ। ठीक है, दोनों ही आर्म साइड क्या है, सेम। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पी और क्यू साइड दोनों की सेम है, इसलिए आंसर में क्या है, मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ टू इक्वल आर्म। क्वेश्चन नंबर 109 में आंसर क्या आएगा, मेटासेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 110। The organelles that are included in the endomembrane system। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के रिलेटेड है, और क्या पूछा है, इंक्लूडेड। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनल्स जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन सी ऑर्गेनल होगी, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो इंक्लूडेड ऑर्गेनल्स जो होगी, इंक्लूडेड ऑर्गेनल्स जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनल्स जो उसमें इन्वॉल्व होती है वो पहले हमें पता होना चाहिए। तो इंक्लूडेड में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, lysosomes and vacuole, lysosomes and vacuole, these are the part of endomembrane system, these are the part of endomembrane system। So which of the organelles are does not part of, यानी ये तो included हुई, तो कौन सी ऑर्गेनल जो included नहीं है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर पैरोक्सीजोम। ऐसी ऑर्गेनल्स जो है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आंसर में हमें क्या चाहिए, तो आंसर चाहिए कि विच ऑफ द ऑर्गेनल्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, इंक्लूडेड फाइंड आउट करनी है तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये चारों ही इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, डी, दिल्ली। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट। ठीक है, इंक्लूडेड कौन सी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, कौन सी नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीजोम। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1111।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओ, अभी यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर सेंटर में है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन द मिडल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म। तो ए में आंसर आएगा 3। चलिए, ए में 3, बी एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक में आंसर क्या है? Centromere situated close to the end forming one extremely short and one large। तो देखिए एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो है वो टूवर्ड्स द एंड प्रेजेंट होता है। तो एक आर्म बहुत ही छोटी होगी, तो एक आर्म की साइज क्या होगी? बहुत ही लार्ज। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। ये जो फिगर है वो किसकी होगी? एक्रोसेंट्रिक की। तो एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो सेंट्रोमियर सिचुएटेड एट एंड पार्ट। सी, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो होंगे वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। तो सब मेटासेंट्रिक यानी सी में 4, सी में आंसर आएगा 4। और टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो है वो टर्मिनल पर प्रेजेंट है, यानी डी में आएगा आंसर 2। चलिए ऑप्शन में ये फाइंड आउट कर लीजिए। फर्स्ट में 3, तो देखिए फर्स्ट में 3 हो वैसा एक ही है, सी चेन्नई। तो फर्स्ट में 3 वेरीफाई करते हैं, बी में 1, सी में 4 एंड डी में 2। तो 111 में आंसर आएगा सी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 112, which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? इनकरेक्ट है बेटा। यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट पे बहुत ही ध्यान रखना। इन प्रोकैरियोट ओनली आर ई आर प्रेजेंट। बेटा प्रोकैरियोटिक में आर ई आर क्या, कोई भी सेल्यूलर ऑर्गेनल्स जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होती है, यानी प्रोकैरियोट्स में ऑल सेल्यूलर ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। ठीक है। तो चलिए हमारी तरफ से आंसर क्लियर हो गया। आंसर क्या आएगा 112 में? ए अहमदाबाद। क्लियर। क्योंकि देखिए एस सी आर जो है वो साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस है। आर ई आर हैज रिबोसोम अटैच टू सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एस ई आर इज डिवॉइड ऑफ रिबोसोम, यानी एस ई आर में रिबोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? 112 में आंसर आएगा ए अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 113, which of the following are not considered? Which of the following are not considered एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? तो देखिए बेटा अभी हमने देखा कि कौन से ऑर्गेनल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीजोम। तो यहाँ पे कौन दिया हुआ है हमें? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर क्लोरोप्लास्ट है और पेरोक्सीजोम। ठीक है। तो ये तीनों ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में है ए, सी और ई। आंसर क्या आएगा? सी चेन्नई। 113 में आंसर क्या आएगा? सी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 114, which of the following function is carried out by साइटोस्केलेटन इन सेल? तो साइटोस्केलेटन जो है इनके फंक्शन क्या है? तो साइटोस्केलेटन का मेजर फंक्शन है कि एक तो ये मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। साइटोस्केलेटन जो है ये मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, साइटोस्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, साइटोस्केलेटन सेल शेप को मेंटेन करते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। ठीक है।
तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियर डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये तीनों ही आंसर नहीं आएंगे। आंसर में फोर्थ वन है डी, मोटिलिटी। तो 114 में डी, मोटिलिटी। amino acid have both an amino group and carboxyl group in their structure. amino acid have both amino and carboxylic group in their structure. Which among the amino acid? तो देखिए, फॉर्मिक एसिड है, ग्लिसरॉल है, ग्लाइकोलिक एसिड है और ग्लाइसिन है। ये चारों में से ए, बी और सी जो है ये अमीनो एसिड नहीं है। सिर्फ फोर्थ वन ग्लाइसिन ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए 115 में आंसर क्या आएगा? 115 में आंसर रहेगा डी, टैली। क्वेश्चन नंबर 116, the most abundant chemical in living organism. Most abundant chemical in living organism could be प्रोटीन, वाटर और शुगर, न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए, मोस्ट अबाउंडेंट केमिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? तो वाटर अराउंड 70 to 80% जितना, यानी हमारी बॉडी में 70 to 75% जितना क्या होता है? वाटर। रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट अगर केमिकल का आप देखोगे तो 70 to 90%, सॉरी 70 to 90% क्या होता है? वाटर। फिर प्रोटीन 10 to 15%, देन आफ्टर शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट 3%, न्यूक्लिक एसिड जिसका परसेंटेज अमाउंट होगा 5 to 7%। तो आंसर क्या रहेगा 116 में? आंसर होगा बी, बॉम्बे। नेक्स्ट वन, ग्लाइकोजन इज अ होमोपोलीमर। ग्लाइकोजन होमोपोलीमर है ना, राइट। किससे बना हुआ है? तो ग्लाइकोजन इट्स अ होमोपोलीमर मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। यहाँ पे ग्लाइकोजन में अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कैसा होगा? ब्रांच में। तो ग्लाइकोजन इट्स अ होमोपोलीमर। 117 आंसर रहेगा ए, अहमदाबाद। नाउ द नंबर ऑफ एंड, चलिए, द नंबर ऑफ एंड इन अ ग्लाइकोजन मोलेक्यूल। द नंबर ऑफ एंड इन अ ग्लाइकोजन मोलेक्यूल। तो ग्लाइकोजन तो ब्रांच में है, ठीक है। तो जो शुगर मोलेक्यूल प्रेजेंट है, ग्लूकोज, इनके बीच में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और जो ब्रांच में प्रेजेंट हो गए इनके बीच में 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे दो एंड तो है ही ना। तो नंबर ऑफ एंड इन ग्लाइकोजन मोलेक्यूल वुड बी, तो दो एंड हो गए, एक लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में होगा। तो इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस प्लस वन। अरे ब्रांचेस प्लस वन कैसे होगा? इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांच पॉइंट, इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांच पॉइंट, नहीं। वन, नहीं। टू, यस, 2 पॉइंट, वन ऑन द लेफ्ट साइड एंड वन ऑन द राइट साइड। 118 में आंसर आएगा डी, दिल्ली। क्योंकि दो ब्रांच में जो एंड पॉइंट हो गए वो तो एक दूसरे के साथ क्या हो गए? बंधे हुए हो गए, सिचुएटेड हो गए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। क्वेश्चन नंबर 119, which of the following reason is not enzyme mediated? Which of the following reaction is not enzyme mediated? Dissolution of CO2 in water, dissolution of CO2 in water। तो देखिए, CO2 एंड वाटर की एक केमिकल रिएक्शन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, ठीक है। CO2 प्लस वाटर जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2CO3 बना रहे हैं, यानी कार्बोनिक एसिड बन रहा है।
तो ये तो प्रोसेस होगी एंजाइम की प्रेजेंस में। सेकंड, अनवाइंडिंग द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग यानी दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट रखना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए सुक्रेज चाहिए। और फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी एंजाइम्स चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो बिटवीन टू एमिनो एसिड, बिटवीन टू अमाइनो एसिड, जब पेप्टाइड बॉन्ड से बाइंड होते हैं, बिटवीन टू अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से बाइंड हो गए, यानी यहाँ पे पोलीमराइजेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, नाउ अनवाइंडिंग, वाइंड करना यानी कॉइल स्ट्रक्चर बना, वाइंडिंग द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यानी डीएनए तो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, अनवाइंड करना यानी ब्लॉकेज को, वाइंड हेलिकल स्ट्रक्चर को ओपन करना, ये एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, हेलिकेज एंड गायरेज। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो एंजाइम की एब्सेंस में होगा, यहाँ पे एंजाइम्स नहीं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, केमिकल बॉन्ड पेप्टाइड। 119 में आंसर आएगा डी दिल्ली। 119 ऑप्शन में आंसर क्या रहेगा, डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 120, सेपरेट appropriate for analysis of calcium and magnesium, separate appropriate for analysis of calcium and magnesium. Statement X, water is evaporated from living organism. वाटर क्या है, इवेपरेट हो रहा है, कब, जब आप टिश्यू को ड्राई कर रहे हो। ठीक है, लिविंग टिश्यू को आप क्या बना रहे हो, ड्राई, तो वाटर इवेपरेट हो जाएगा। सही दिया है, स्टेटमेंट इज करेक्ट। वाई, O2 इज रिमूव फ्रॉम ड्राई पार्ट, तो O2 रिमूव नहीं होता है, CO2 रिमूव होता है। ठीक है, O2 जो है, CO2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ये केमिकल एनालिसिस में हमने पढ़ा था बेटा। ठीक है, तो CO2 जो है वो गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिमूव। ठीक है, फ्रॉम ड्राई पार्ट, तो ऑक्सीजन की जगह पे CO2 होता तो स्टेटमेंट सही होता। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये आंसर क्या होगा, गलत। वेरियस इनऑर्गेनिक एलिमेंट आर, जो एस है, ठीक है, आफ्टर बर्निंग जो एस पार्ट रहता था उसमें क्या प्रेजेंट था, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आंसर रहेगा एक्स और जेड ट्रू, एक्स और जेड ट्रू, वाई रॉन्ग, एक्स और जेड ट्रू, वाई रॉन्ग। तो आंसर है 120 में बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 121, आइसोलेट इन एप्रोप्रिएट मैनर फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को आप कहाँ से एप्रोप्रिएट मैनर में आइसोलेट कर सकते हो, तो प्लांट है, बैक्टीरिया है एंड फंजाई, तीनों में से आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को इजीली आइसोलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी दिल्ली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 122, आइडेंटिफाई गिवन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 122, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है टर्सरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो कंबाइनली प्रेजेंट है, और मोर देन वन और टू पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होने की वजह से
ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। सो आंसर आएगा यहाँ पे सी। 122 में आंसर रहेगा सी। गिव द नेम ऑफ कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सीपेप्टिडेज। यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन है कि आपको यहाँ पे कोफैक्टर पहचानना है कि कोफैक्टर क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको मेटल आयन दिए, तो बट ऑब्वियस चीज़ है कि जो कोफैक्टर्स आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो वो क्या हो गए, मेटल आयंस के फॉर्म में। तो कोफैक्टर में मेटल आयन के फॉर्म में कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है ये क्या है, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, उसके लिए कोफैक्टर्स चाहिए, और वो कोफैक्टर क्या बनेगा, तो जेड जिंक। 123 में आंसर रहेगा ए। लेसिथिन इज फाउंड इन। अब देखिए लेसिथिन जो है बेटा, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेसिथिन जो है ये कॉन्जुगेटेड लिपिड का एग्जांपल है, राइट। तो कॉन्जुगेटेड लिपिड के स्ट्रक्चर में शायद आपको पता हो, तो कॉन्जुगेटेड लिपिड के स्ट्रक्चर में एक ग्लिसरॉल प्रेजेंट था, फिर दो फैटी एसिड प्रेजेंट थे, फिर एक H3PO4 प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड, और एक मोलिक्यूल नाइट्रोजन कंटेनिंग जिसको आपने नाम दिया था कोलाइन। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है लेसिथिन का, जिसको आप कहते हो फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन के स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड जो है वो मेजोरिटी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो 124 में आंसर क्या आएगा, बी, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 125, पिकअप द करेक्ट पेयर। पिकअप द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अल्फा एमिनो एसिड न्यूक्लियोसाइड, बेटा अल्फा एमिनो एसिड न्यूक्लियोसाइड नहीं है, वो तो अल्फा एमिनो एसिड ही होगा। साइटिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड भी न्यूक्लियोटाइड है। साइटिडिलिक एसिड न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। यूरिडीन, यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है। और थाइमिडीन, थाइमिडीन इट्स अ न्यूक्लियोसाइड, थाइमिडीन इट्स अ न्यूक्लियोसाइड, यस। तो करेक्ट पेयर में 125 में आंसर आएगा डिटेलिंग। ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल क्या होगा, तो ग्लिसरॉल जो है फैटी एसिड में अगर आप देखोगे, लिपिड में अगर आप देखोगे, तो लिपिड जो है जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, राइट। ये हमें पता है कि सिंपल फैटी एसिड जो होगे इसमें आप ग्लिसरॉल को यूज करोगे, तो ग्लिसरॉल क्या बनेगा यहाँ पे, ट्राई, ग्लिसरॉल क्या होगा, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या बनेगा, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो सिंपल लिपिड क्या हो गए, तो सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। सिंपल लिपिड क्या है, ग्लिसरॉल है, विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है, विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन और सिंपल लिपिड दोनों ही यहाँ पे दिए है, तो ग्लिसरॉल में 126 में क्या आंसर आएगा, बी, ए एंड बी। ना एब्रीन, क्वेश्चन नंबर 127, एब्रीन क्या है, तो एब्रीन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एब्रीन क्या होगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होगा इसका एग्जाम्पल किसका है, यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एब्रीन जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास, टॉक्सिन है, ड्रग है, अल्कलॉइड है, और टर्पेनॉइड्स है। तो एब्रीन जो है वो टॉक्सिन है, वन टाइप ऑफ टॉक्सिन। नेक्स्ट वन, प्रोटीन। प्रोटीन इज अ होमोपोलीमर और हेट्रोपोलीमर, नहीं, प्रोटीन इज अ होमोपोलीमर।
नो, प्रोटीन इज अ हेट्रोपोलीमर बिकॉज देर आर वेरियस अमाइनो एसिड से बना हुआ है। ठीक है, प्रोटीन इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डज नॉट हैव नाइट्रोजन, प्रोटीन हैव नाइट्रोजन, यानी अमीनो ग्रुप जो है वो उसमें नाइट्रोजन ही होगा। लिपिड्स आर, लिपिड्स क्या है, तो लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल, लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल, लिपिड्स आर होमोपोलीमर्स। तो लिपिड तो पहले तो होमोपोलीमर है ही नहीं, लिपिड्स माइक्रोमोलिक्यूल है, लिपिड्स मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट है लिपिड्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अ मैक्रोमोलेक्यूल। ठीक है, बट फिर भी हम इसको एज अ मैक्रोमोलेक्यूल कंसीडर करते हैं। ठीक है, लिपिड्स जो हो गए वो मैक्रोमोलेक्यूल नहीं है, बट फिर भी लिपिड्स क्लियरली लाइन टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है जो हमने पढ़ा है। ठीक है, कि लिपिड्स जो है इट्स अ स्ट्रिक्टली क्या नहीं है, तो इट्स अ मैक्रोमोलेक्यूल, लिपिड्स आर strictly not a macromolecule, right? ओके, सो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, बट फिर भी हम इसको कंसीडर तो मैक्रोमोलेक्यूल में करते हैं ना, रीजन जो हमने पढ़ा था कि जब आप उसको ब्रेक डाउन करते हो, ठीक है, तो भी वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस के फॉर्म में ही क्या होता है, तो सेपरेट होता है। तो यहाँ पे लिपिड्स को एज अ हम इसमें इंक्लूडेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिपिड जो है वो आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेक्यूल, उसी को ही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो आंसर में 129 में क्या रखेंगे, बी बॉम्बे। ठीक है, विन ब्लास्टिन सेकंड, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो विन ब्लास्टिन क्या हो गए, इट्स अ ड्रग। मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज, मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, इट्स अ कोलाजन। एनिमल में सबसे ज्यादा मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन क्या है, तो कोलाजन। क्लियर, नेक्स्ट, enzymes catalyzing hydrolysis of ester, which enzyme catalyzing hydrolysis of ester, तो एस्टर को हाइड्रोलाइज करने के लिए मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, विन ब्लास्टिंग, यस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, तो एस्टर हाइड्रोलाइसिस के लिए हाइड्रोलेज एंजाइम की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में एस्टर बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन। 133 NADP contain nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate which carry a cofactor in the form of coenzyme। तो कोएंजाइम जो है वो NADP के लिए क्या होता है, विटामिन नियासिन। क्वेश्चन नंबर 134, protein part of the enzyme, the protein part of the enzyme is called as a apoenzyme, protein part of the enzyme is called apoenzyme। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि होलो एंजाइम कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम जो है वो किससे बना है, तो होलो एंजाइम एक तो प्रोटीन पार्ट से बना है जिसको आप कहते हो एंजाइम, ऑल्सो कॉल्ड एज अ एपो एंजाइम, प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट जो क्या होते हैं, कोफैक्टर्स। ठीक है, तो एपो एंजाइम क्या बनेगा, प्रोटीन पार्ट। नेक्स्ट वन, सेम क्वेश्चन है कोएंजाइम के लिए, इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज डन बाय। तो देखिए ये है ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो एक्चुअल रिएक्शन होती है वो सक्सिनेट के साथ बाइंड होता है, एक्चुअल रिएक्शन में वो किसके साथ बाइंड होता है, सक्सिनेट के साथ, बट
ठीक है। बट यहाँ पे इनहिबिशन कौन क्रिएट करता है, तो सक्सेनेट के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका है मेलोनेट। ठीक है। तो आंसर में क्या रहेगा, 135 में आंसर आएगा सी, सॉरी आंसर आएगा 135 में आंसर आएगा बी मेलोनेट। ठीक है। 136, विच केमिकल इज यूज टू ग्राइंड टिश्यू फॉर केमिकल एनालिसिस। तो ये तो हमें पता ही है बेटा, ये तो इजी क्वेश्चन है। विच केमिकल इज यूज टू ग्राइंड टिश्यू फॉर केमिकल एनालिसिस, तो आपको पता है ना कि हमने क्या लिया था, तो मोर्टार है ना, मोर्टार जो लिया था, मोर्टार, और इसमें क्या रखा था, पेस्टल। ठीक है। मोर्टार और पेस्टल की हेल्प से यहाँ पे हम क्या रखते थे, तो देखिए ये हमें पता है क्लियरली कि यहाँ पे आप क्या लेते हो, तो एज अ, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, तो सॉल्यूशन लेते हैं। ये सॉल्यूशन किसका था, तो वहाँ पे हमने लिया था ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है। सॉल्यूशन हमने किसका लिया था, केमिकल क्या लिया था हमने, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हमने जो प्लांट स्पेसिमेन, जो प्लांट स्पेसिमेन या आपने क्या लिया था, प्लांट स्पेसिमेन लिया था। ठीक है। ये प्लांट स्पेसिमेन को हमने पोस्टल यानी मोर्टार और पेस्टल की हेल्प से हम क्या करते हैं, तो ग्राइंड करते हैं, राइट। तो आपने जो केमिकल लिया हुआ है वो क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये पेंटिंग करने में मजा आती है ना। तो 136 में आंसर आएगा डी, 136 में आंसर आएगा डी, दिल्ली, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। What is the acid insoluble fraction? What is the acid insoluble? What is the acid insoluble fraction? Grinded tissue known as. तो देखिए ये जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की हेल्प से जो पेस्ट रेडी किया, ठीक है, यहाँ पे सेमी सॉलिड पार्टिकल्स बनेंगे। ये सेमी सॉलिड पार्टिकल जो पेस्ट है, ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या लिया था, तो एक बीकर लिया है, इस बीकर में आप क्या कर रहे हो, तो कॉटन ले रहे हो, ठीक है, चीज क्लोथ या कॉटन क्लोथ, जिससे आप जो पेस्ट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने पेस्ट रेडी किया था, ये पेस्ट को यहाँ पे पोर कर रहे हो, राइट। तो पोर करोगे तो ये जो पोर्शन है, यहाँ पे जो चीज़ें फिल्टर होगी ये फिल्ट्रेट पार्ट है, ठीक है, यानी आप इसको क्या कहते हो, एसिड सॉल्युबल पार्ट, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, एसिड सॉल्युबल पार्ट। तो कुछ ऐसा पोर्शन होगा जो सॉल्युबलाइज नहीं होगा, यानी वो एज अ पार्टिकल के फॉर्म में वो कहाँ पे रह जाएगा, तो ये रहेगा चीज क्लोथ के अंदर। यानी ये पोर्शन ऐसा है जो सॉल्युबल नहीं हुआ है, जिसको आपने कहा है एसिड इनसॉल्युबल। इसको आपने कहा है एसिड इनसॉल्युबल। तो ये पार्ट ऐसा है जो एसिड में सॉल्युबल है। तो जो कंपाउंड एसिड सॉल्युबल है, जो कंपाउंड एसिड सॉल्युबल है, इसको आपने कहा था इनऑर्गेनिक एलिमेंट। तो एसिड इनसॉल्युबल यानी जो रिएक्टेंट है, यानी रिटेंटेंट जो है, रिटेंटेंट जो है उसमें क्या है, रिटेंटेंट में
क्या होगा, तो ग्राइंड टिश्यू जहाँ पे इन और सॉरी जहाँ पे एसिड इनसॉल्युबल कंपाउंड क्या होते हैं, एसिड्स इनसॉल्युबल कंपाउंड क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट, तो यहाँ पे आंसर में आएगा बी, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 138, a न्यूक्लियोटाइड आर एसिडिक कंपाउंड। न्यूक्लियोटाइड एसिडिक है, सही है, चलो। फॉस्फेट ग्रुप आर मेड ऑफ देम एसिडिक, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से वो एसिडिक बनता है, करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो न्यूक्लियोटाइड आर एसिडिक कंपाउंड बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप मेड देम एसिडिक, यस, दोनों ही स्टेटमेंट सही है और करेक्ट रीजन भी है। क्वेश्चन नंबर 138 में आंसर आएगा ए, अहमदाबाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 139, एमिनो एसिड आर मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एमिनो एसिड मोनोमर ऑफ प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे मोनोमर ऑफ प्रोटीन आएगा। नेक्स्ट वन, प्रोटीन आर होमोपोलीमर। तो प्रोटीन बेटा होमोपोलीमर नहीं होता है, प्रोटीन हेट्रोपोलीमर होता है, प्रोटीन हेट्रोपोलीमर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट तो गलत दिए हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ए करेक्ट है और फॉल्स है, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 140, डीएनए इज नॉट ओनली ऑर्गेनिक जेनेटिक मटेरियल। डीएनए सिर्फ जेनेटिक मटेरियल नहीं, डीएनए इज डीएनए इज नॉट द ओनली जेनेटिक मटेरियल। रीजन, certain virus contain RNA as certain virus contain RNA as a genetic material. So virus it also contain as a genetic material RNA. The statement is true. DNA is not the only genetic material. Yes, both statement are correct because DNA के साथ साथ RNA भी एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज होता है वायरस में, ठीक है। तो 140 में स्टेटमेंट दोनों ही सही है, बट आर यानी रीजन जो है वो करेक्शन नहीं है, यानी पर्टिकुलर रीजन नहीं है। तो यहाँ पे 140 में आंसर रहेगा बी, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 141, एंजाइम आर ऑल्सो नोन एज बायोकैटालिस्ट। Enzymes are also known as biocatalysts. Enzymes are secreted in living cell which speed up the chemical reaction. एंजाइम बायोकैटालिस्ट है, ठीक है, स्टेटमेंट सही है। एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इन लिविंग सेल्स, एंजाइम लिविंग सेल में सिक्रेट भी होता है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम भी करता है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और करेक्ट रीजन भी बनेगा। तो 141 में आंसर आएगा ए, अहमदाबाद। आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड, आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड जो है वो तो एसिडिक एसिड होगा, एसिडिक अमीनो एसिड। वेलाइन इट्स अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। Lysine, it is a basic amino acid, and tyrosine, it is a aromatic amino acid. तो 142 में आंसर आएगा 142 में आंसर आएगा बी, बॉम्बे। बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल आएगा लाइसिन। उसके साथ में अगर एक लेना है तो क्या लोगे, आर्जिनिन भी बेसिक अमीनो एसिड ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट।
कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है? तो विनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन है, रबर एंड गम्स है, मॉर्फिन एंड कोडेन है, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज बोथ आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट पोर्शन हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पोर्शन हम देखते हैं 144। तो मेलोनेट inhibit the growth of pathogenic bacteria by inhibiting malonate substrate है। malonate it's a inhibitor, okay, malonate it is a inhibitor which inhibit the activity। so यहाँ पे एंजाइम क्या है? एंजाइम यहाँ पे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज मेलोनेट इनहिबिटर के फॉर्म में होगा, तो एंजाइम यहाँ पे क्या रहेगा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्योंकि सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो सबस्ट्रेट सक्सीनेट के साथ बाइंड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 144 में आंसर क्या रहेगा? बी बॉम्बे। नाउ क्वेश्चन नंबर 144, स्टेटमेंट 1, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट। सही है, लो टेम्परेचर पर एंजाइम ऑलवेज कैसा होता है? प्रिजर्व होता है, स्टोर होता है। और हायर टेम्परेचर पर वो एंजाइम है ना डीजनरेट हो जाता है, यानी डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, हायर टेम्परेचर पर एंजाइम क्या होता है? डिस्ट्रॉय। सही दिया हुआ है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन आर डीजनरेटेड बाय इट। करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड, स्टेटमेंट 2, when the inhibitor closely resemble when inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor। it is known as competitive inhibitor। करेक्ट, सही है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट तो सही दिए है यहाँ पे। दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए? तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट, राइट। तो बोथ आर ट्रू। Statement 1 false, statement 2 both statement 1 and statement 2 are true। Question number 146, during anaphase 1 during anaphase 1 of meiosis, तो ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस क्या होगा? तो होमोलोगस क्रोमोसोम आर गेटिंग सेपरेट। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे वो सेपरेट होंगे। ठीक है, नॉन होमोलोगस ऑटोसोम सेपरेट नहीं। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती है? नहीं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होगी? नहीं। 146 में आंसर आएगा ए अहमदाबाद, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, cells which are not dividing cells which are not dividing likely to be at, सेल्स किस स्पेस में डिवाइड नहीं होते? तो सेल G1 में ग्रोथ होते हैं, G2 में ग्रोथ होता है, G0 में वो डिवाइड नहीं होते हैं। तो आंसर आएगा 147 में सी। नाउ यहाँ पे एम फेज जो है, एम फेज स्टार्ट विथ, एम फेज का स्टार्टिंग कहाँ से होगा? तो एम फेज यानी डिवीजन फेज। तो डिवीजन फेज की स्टार्टिंग होती है कैरियोकाइनेसिस से। ठीक है, डिवीजन फेज की स्टार्टिंग होती है कैरियोकाइनेसिस से, यानी सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन देखा जाएगा और उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। तो पहले आएगा कैरियोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 149, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर
at the surface of centromere. Disc shaped structure at the surface of centromere. तो चलिए कंसीडर कीजिए कि ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। सॉरी, ये दोनों ही क्या है, काइनेटो कॉर। ये दोनों ही क्या बनेंगे, काइनेटो कॉर। नाउ ये एक सेंट्रोमियर, सॉरी एक क्रोमेटिड, ये सेकंड क्रोमेटिड, ठीक है। ये काइनेटो कॉर, और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो प्रोटीन से बना हुआ है और सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट है, उसको आप क्या कहोगे, काइनेटो कॉर। इसको आप क्या कहोगे, काइनेटो कॉर। फिगर थोड़ी अच्छी नहीं है, एक बार देख लेना। 149 में आंसर क्या आएगा, बी, बॉम्बे। तो देखिए ये हुआ सेंट्रोमियर, ये हुआ दो क्रोमेटिड का पार्ट। यहाँ पे होगी एक काइनेटोकोर की प्लेट, यहाँ पे दूसरी काइनेटोकोर की प्लेट, ठीक है। जिसके साथ क्या अटैच होगा, स्पिंडल फाइबर, ठीक। तो 150 क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस टू। तो हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस टू। तो मियोसिस एंड में, मियोसिस वन की एंड में दो सेल बनते हैं, ठीक है। मियोसिस टू के एंड में चार सेल बनेंगे और चारों ही सेल क्या होंगे, हैप्लॉइड। मियोसिस टू में चार सेल्स बनते हैं और चारों ही सेल क्या होते हैं, हैप्लॉइड। तो 150 में आंसर आएगा बी, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल प्लेट इज फॉर्म्ड इन। सेल प्लेट कब फॉर्म होती है, तो सेल प्लेट फॉर्म होती है जब साइटोकाइनेसिस होना है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में, और वो भी जब प्लांट सेल में डिवीजन देख रहे हैं तब। तो प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्म होती है, जो सेल प्लेट फॉर्म होगी जो सेंटर से, सेंटर से पेरीफेरी, सेंटर से पेरीफेरी रीजन में ये मूव होती है, इसलिए इसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। क्वेश्चन नंबर 152, chromatid move to opposite pole in, chromatid move टू ऑपोजिट पोल इन। क्रोमेटिड मूव कब होगे, तो क्रोमेटिड, देखिए मेटाफेज में तो क्रोमेटिड जो है वो इक्वेटर प्लेट पर जमा होते हैं, ठीक है। तो मूव कब होगे, एनाफेज पर मूव होगे। एनाफेज की कंडीशन पे क्रोमेटिड जो होगे वो एक दूसरे से ऑपोजिट पार्ट में क्या होगे, तो टूवर्ड द ऑपोजिट पोल मूव होते हैं। तो आंसर आएगा 150 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatid remain associated। बेटा देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम ही सेपरेट होते हैं while sister chromatid सेपरेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग बनती थी, शायद पता हो तो मियोसिस प्रोसेस वन में एनाफेज के टाइम पर इक्वेटर प्लेट पर होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर होती है, और मियोसिस प्रोसेस वन में वो पेयरिंग सेपरेट होती है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये टूवर्ड द ऑपोजिट एंड की तरफ, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वो कौन से फेज में, तो एनाफेज वन में,
क्वेश्चन नंबर 154. Which stage is short life in Prophase 1? Short life in Prophase 1. तो शॉर्ट लाइफ इन प्रोफेज 1 में दो फेज है, एक लेप्टोटीन है और एक जाइगोटीन है। दोनों ही फेज जो है वो कंपेयर टू पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस कैसे है, शॉर्ट। तो आंसर सी रहेगा, ए एंड बी बॉम्बे। नेक्स्ट वन, recombinase is associated with recombinase is associated with recombinase, ये एंजाइम कब एसोसिएट होगा? तो एक तो रिकॉम्बिनेज जो है, एक तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर, सेकंड जब रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनता है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल जब फॉर्म होगा तब, यानी क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन के टाइम पर ये रिकॉम्बिनेज एसोसिएट होता है, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 156. In which structure diplotin can last for month or year? तो बेटा ये आपको कहाँ पे दिया हुआ है, डिप्लोटीन फेज में। डिप्लोटीन फेज में ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है, ठीक है, कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। तो देखिए इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना, वर्टिब्रेट्स, सॉरी इनवर्टिब्रेट्स नहीं, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें ये फेज जो है ना, ये डिप्लोटीन फेज यानी आफ्टर क्रॉसिंग ओवर का फेज जो है वो मंथ, 6 महीने, 1 साल, मैनी ईयर्स तक भी वो कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे एग सेल है, ठीक है, याद रखना, एग सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो 156 में फ्रॉग नहीं है, एकिडर्मिक नहीं होगा, मेरिस्टेमेटिक नहीं होगा। आंसर क्या रहेगा, ओसाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157। देखिए चलिए, डिसॉल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए पहले तो सॉल्यूशन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता कब है? तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोटिन, लेप्टोटीन जाइगोटिन, जाइगोटिन फेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। और उसका डिसॉल्यूशन कब होगा, यानी ब्रेकेज कब होगा? तो वो ब्रेक होगा लेप्टोटीन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन फेज में वो डिसोल्युबलाइज हो जाएगी, ठीक है। कौन से फेज में वो डिसोल्युबलाइज हो गए? तो डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल संकुल, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होगा तो वो आंसर आएगा डिप्लोटीन, ठीक है। तो 157 में आंसर आएगा डिप्लोटीन। 158, डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली एट एस फेज, ठीक है, ओनली एट एस फेज। बट हाँ प्रोकैरियोटिक सेल की बात की होती तो G1 S G2, सॉरी G1 S G2 तीनों ही फेज में, ठीक है, यानी जब तक वो सेल डिवाइड नहीं होता है तब तक वो रेप्लिकेट होने की कैपेसिटी रखता है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की बात की है तो आंसर में आएगा एस फेज। 159, ह्यूमन सेल इन कल्चर, ह्यूमन सेल इन कल्चर, एक ह्यूमन सेल डिवाइड कब होगा? तो एवरी ह्यूमन सेल डिवाइड इन 24 आवर, ह्यूमन सेल विच डिवाइड एट एवरी 24 आवर। यानी आप बैक्टीरिया की बात कीजिए तो बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाएंगे, यानी एक सेल से दो सेल बनेंगे। ईस्ट 90 मिनट में डिवाइड होते हैं। ह्यूमन सेल जो है उसको डिवाइड होने के लिए 24 आवर जितना टाइम लग जाता है। तो वंस इन एवरी 24 आवर। क्वेश्चन नंबर 160, टू एन रिमेन टू एन आफ्टर, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर की बात की है कि क्रोमोसोम नंबर अगर 2n है, रिमेन 2n, यानी कब 2n ही रहेगी, वो 4n में कब 4n में कन्वर्ट ही होते नहीं। तो एस फेज जो है ना, यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज तो होता है
बट वहां पे क्रोमोसोम नंबर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसलिए आंसर आता है ए, एस स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 161। जीवन फेज मीन्स, जीवन फेज का मतलब है गैप वन फेज, ग्रोथ फेज, तो दोनों ही आएंगे, सी, ए एंड बी बोथ। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, न्यूक्लियस में होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होंगे, या साइटोप्लाज्म? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, microtubules are present in cytoplasm. Question number 163. A. Chromosome are duplicated well before cell division begin. Chromosome are duplicated well begin. यहाँ पे ध्यान से पढ़ना बेटा, क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड। अब बेटा क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है वेल बिफोर सेल डिवीजन बिगिनिंग, ठीक है। इन ऑर्डर टू, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो ये तो रॉन्ग होगा। In order to ensure that daughter cell have identical genetic information about their structure and functions. In order ensure that daughter cell have identical genetic information. Obviously genetic information जो होगी वो पेरेंट से ही ट्रांसफर होगी, तो आइडेंटिकल ही रहेगी, तो स्टेटमेंट आर करेक्ट है। तो यहाँ पे 163 में ए इज करेक्ट, तो क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड well before cell division begin. यहाँ पे बेटा, सॉरी, ये क्रोमोसोम, यहाँ पे इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड वेल बिफोर सेल डिवीजन बिगिन। सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, यानी क्रोमोसोम का जो मटेरियल है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बताए। सॉरी बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कीजिएगा कि क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेटेड है, ठीक है, यानी क्रोमोसोम के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो उसका डुप्लीकेशन होता है, यानी वो रेप्लिकेट होता है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं लिखा है, इसलिए क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिखते तो वो कैंसिल हो जाता, यानी वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता। बट यहाँ पे क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड दिया है, यानी स्टेटमेंट राइट होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और आर जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो हो पेरेंट से ही ट्रांसफर होगी। तो 163 में आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 164। Meiosis produce gamete in all organism. Meiosis produce gametes in all organism. No, यहाँ पे meiosis produce gametes in all organism नहीं आएगा। एक्सेप्शन है कि हनी बी में जो मेल है, हनी बी में जो मेल होगा, मेल में गैमेट जो है वो माइटोसिस से प्रोड्यूस होती है, यानी एसर्शन रॉन्ग दिया हुआ है। बी आर, माइटोसिस एंड मियोसिस हैव नथिंग इन कॉमन। माइटोसिस और मियोसिस में नथिंग इन कॉमन नहीं, मियोसिस के सेकंड फेज को ही माइटोसिस कहा जाता है, यानी दोनों में कॉमन चीज है। तो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, फॉल्स, बोथ ए एंड आर इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 165। माइटोटिक डिवीजन प्रोड्यूस फोर डिसिमिलर सेल। ऐसा सन में है माइटोटिक डिवीजन प्रोड्यूस फोर डिसिमिलर सेल। बेटा यहाँ पे डिसिमिलर नहीं रहेगा, ये चारों ही सेल जो फोर सेल्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी सिमिलर सेल्स बनते हैं। फोर डिसिमिलर सेल नहीं, फोर सिमिलर टाइप, यानी हैप्लॉइड टाइप के चार सेल्स बनते हैं, सिमिलर टाइप के चार सेल्स बनते हैं। स्टेटमेंट ए गलत है। आर, साइनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर इन जाइगोटिन। साइनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर इन जाइगोटिन, साइनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर में होगा, सही है।
और क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन में होगा, मियोसिस ऑफ वन उसके प्रोफेज में। सही। तो यहाँ पे आर सही है और एसरसन क्या है, गलत। तो सी ऑप्शन देखिए, आर इज करेक्ट, ए इज फॉल्स। रीजन करेक्ट दिया बट एसरसन गलत है। क्वेश्चन नंबर 166। प्लांट सेल हैव a plant cell divide by cell plate formation. Rigid cell wall does not allow, because rigid cell wall does not allow investigating cleavage furo to occurs. सही है, both are correct और करेक्ट सॉल्यूशन भी है, क्योंकि सेल वॉल की प्रेजेंस में ही वो फ्यूरो फॉर्म नहीं कर सकता ना, अदरवाइज तो प्लांट में भी एनिमल के जैसे ही फ्यूरो फॉर्मेशन के थ्रू क्या होता है, सेल डिवीजन। वो करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले सेल डिवीजन की स्टार्टिंग होती है इंटरफेस से, तो इंटरफेस में G1 है, S है, G2 है, और उसके बाद क्या आएगा, एम फेस। क्वेश्चन नंबर 168। मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस। तो जाइगोटिन जो है, जाइगोटिन में लेप्टोटीन, जाइगोटिन, जाइगोटिन में साइनेप्सिस होगा। पैकेटिन, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा। डिप्लोटिन में जाइगोटिन में साइनेप्सिस। तो ए में 4, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर, बी में 3। ऐसे आंसर कितने हैं? ए में 4 है और बी में 3 है, 4 वाले आंसर एक ही है, ठीक है। आगे C2, डिप्लोटिन में काइस्मेटा और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन। तो सी में 2 और डी में 1। आंसर आएगा 168 में ए, क्योंकि जाइगोटिन में साइनेप्सिस होता है, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटिन में काइस्मेटिक फॉर्मेशन होती है यानी एक्स बनता है, और एक्स फॉर्मेशन होता है और लास्ट में टर्मिनलाइजेशन यानी सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 169। सम डिवीजन, some dividing cell exit the cell cycle, enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage. This process occur at the end of G1 phase. ठीक है, क्योंकि जो G0 फेज में कब आएंगे, तो G1 फेज में एंटर होने के बाद वो आएंगे G0 फेज में, ठीक है। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल, exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This process occur at the end of G1 phase. यहाँ पे 169 में आंसर है ए, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 170। इस सॉल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इस सॉल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो जाइगोटिन डायरेक्ट आंसर मिलेगा। इस सॉल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग, इस सॉल्यूशन कब होगा, तो जाइगोटिन के टाइम, सॉरी डिप्लोटिन के टाइम पर, सॉरी सॉरी, यहाँ पे डिसॉल्यूशन हमें कब देखने को मिलता है, तो डिसॉल्यूशन जो है ये कौन से फेज में, जाइगोटिन फेज में, डिप्लोटिन फेज में, ए एंड बी या नॉन। तो डिसॉल्यूशन जो है, डिसॉल्यूशन जो होगा
जिसको आप टर्मिनलाइजेशन बोलते हो। तो डिसॉल्यूशन जो है वो डिप्लोटिन फेज में होगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, ब्रेकडाउन। तो डिसिमिलराइजेशन यानी डिप्लोटीन, ठीक है। 117 में आंसर क्या रहेगा, बी, डिप्लोटीन, ठीक है। 170 में आंसर आएगा बी, बॉम्बे। 170 में आंसर आएगा बी, बॉम्बे, डिप्लोटीन। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171, which of the following stage of meiosis, which of the following stage of meiosis involve division of centromere? सेंट्रोमियर का डिवीजन कब होगा? तो सेंट्रोमियर डिवीजन जो है ये देखिए, एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर डिवीजन हो गए, टीलोफेज 2 में नहीं हो गए, मेटाफेज 1 में नहीं, ये तो सिर्फ अरेंज होते इक्वेटर पोजीशन पर, मेटाफेज 2 में। ओके, यहाँ पे मेटाफेज 2 में इक्वेटर पोजीशन पर अरेंज हो गए, टीलोफेज में ऑलरेडी वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर डिवीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ लिस्ट 1 एंड 2, एस फेज, करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। करेक्टराइजेशन आपको यहाँ पे करना है। एस फेज, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है, चलिए सही है। तो ए में क्या है, ए में 4, ऐसे दो है हमारे पास, तो बी और सी तो कैंसिल कर दीजिए। जी टू फेज क्या है, इनएक्टिव फेज है जी टू, नहीं। जी टू फेज क्या है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्यूसेंट स्टेज को आप इनएक्टिव स्टेज कहते हो, यानी सी में आप दो कंसिडर करोगे। डी में क्या दिया, जीवन, जीवन क्या होगा, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। तो डी में आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 172 में देखिए, फर्स्ट वापस एक बार देखते हैं। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो यानी फोर्थ हुआ। जी टू फेज जो होगा उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, यानी बी में 1 ले लीजिए। क्यूसन स्टेज में आप इनएक्टिव स्टेज कह रहे हो, ठीक है। तो डी में जीवन, जीवन फेज में क्या है, 3। इंटर जीवन फेज क्या है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, जीवन क्या है, इंटरवल बिटवीन जीवन, इट्स अ इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। तो चलिए, यहाँ पे डी जो है उसमें आंसर आएगा 3, डी में आंसर रहेगा 3। और बी जो है, बी है जी टू फेस, जी टू फेस में क्या, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो ये स्टेटमेंट, ए में 4, बी में 1, सी में, ओके। 172 में आंसर आएगा ए, अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट, द अपीयरेंस ऑफ, द अपीयरेंस ऑफ recombination nodule of homologous chromosome during meiosis. The recombination nodule, site at which crossing over, terminalization, synaptonymal complex or bivalent. The appearance of recombination nodule, the appearance of recombination nodule, okay. The recombination nodule on homologous chromosome during, site at which over occur, साइट ऑफ विच क्रॉसिंग अकर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर, जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा। 173 में
करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन बेटा आप टेक्स्ट बुक में से फाइंड कर सकते हो, सारे ही क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल कहाँ पे देखने को मिलेगा? एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग meiotic cell division? Which one of the following never occur during mitotic cell division? Pairing ऑफ होमोलोगस, देखो माइटोटिक डिवीजन का है, यानी वहां पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बनेगा ही नहीं। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, कॉइलिंग बना, यहाँ पे कंडेंस होता है क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम में कंडेंस होता है। स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर से। मूवमेंट ऑफ सेंट्रल ट्यूर ए। 175. Select the incorrect statement with reference to. Select the incorrect statement with reference to mitosis. क्रोमोसोम डीकंडेंस एट टीलोफेज, क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होगा। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एट एनाफेज, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर फेस ऑफ मेटाफेज, सही है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। चलिए, ये सेंट्रोमियर पर अटैच नहीं होगा, ये काइनेटोकोर पर अटैच होगा। ठीक, 176. Regarding of meiosis, which of the statement is incorrect? मियोसिस के लिए स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस 1। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। फोर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, फोर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, फोर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। चार हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं मियोसिस 2 में। There are two stages in meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. DNA replication occur at S phase of meiosis 2। तो बेटा meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में S phase कभी नहीं आता है, यानी वो कंटिन्यूसली सिर्फ इंटरकाइनेस फेज के थ्रू ही। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में डी। 177. The process of appearance, the process of appearance of recombination nodule occur at which sub stage of prophase 1? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर्स कब होगा? तो पैकेटिन फेज में, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तब। 178. एम फेज, G2 फेज, क्यूसेंट स्टेज और G1 फेज। एम फेज में, एम फेज के टाइम पर इक्वेशनल डिवीजन, चलिए फर्स्ट में 4, ठीक है, तो रहे। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसाइज 1 आ गया, क्यूसेंट स्टेज इनएक्टिव हो गया, और G1 फेज में ओके, तो आंसर आएगा सी, सॉरी आंसर आएगा डी, टैली। 179. टू स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग G0 फेज सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, करेक्ट, सही दिया है। स्टेटमेंट 2, द सेंट्रोमियर अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज इन लाइट, ओके, सेंट्रोमियर अंडरगो डुप्लीकेशन, करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आंसर आएगा बी। 179 आंसर होगा सॉरी सॉरी बेटा, यहाँ पे मेटाबॉलिकली इनएक्टिव दिया है, बट यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, ठीक है।
इस 179 में G0 फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं, सेल जो है G0 फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, G0 फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, बट उसमें प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा नहीं, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए, अहमदाबाद। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, लास्ट वन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन। तो देखिए, टेट्राड फॉर्मेशन जो है वो लेप्टोटीन के टाइम पर नहीं होता है, वो जाइगोटीन या पैकेटिन के टाइम पर होगा। बी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कंडेंसेशन। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर्स स्प्लिट, क्रोमेटिड सेपरेट। ड्यूरिंग एनाफेज centromere splitting, correct. Terminalization take place during terminalization during डाइकाइनेसिस। यहाँ पे पैकेटिन दिया है, यानी ये भी गलत है। न्यूक्लियोल्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स आर रीफॉर्म, दो स्टेटमेंट सही है। लास्ट, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड दिया है, तो बी एंड डी सही है। तो one question number 91 to question number 180. I hope all are the questions are clear. आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के अंदर, नेक्स्ट मेगा टेस्ट सॉल्यूशन में। थैंक यू सो मच।